हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल सेक्टर में एक यूनिक मॉडल रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, एंड Q1 के अंदर ये लास्ट रिजल्ट एनालिसिस रहेगा। इसके बाद हम कौन कौन एनालिसिस रीस्टार्ट करेंगे कंपनीज का। वॉच लिस्ट में हमारी बहुत सारी कंपनीज है जिनका रिजल्ट एनालिसिस हमने कवर नहीं किया है, बट उनको कॉन कॉल में कवर करेंगे, उनका रिजल्ट भी देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा, एंड आगे का कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है FY25 के अंदर। सो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। रेनबो चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी बेसिकली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डिफरेंस क्या होता है मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी के अंदर? तो मल्टी स्पेशलिटी में आपके हॉस्पिटल्स आते हैं जैसे कि मैक्स है, आपका अपोलो है, फोर्टिस है, मेदांता है। ये सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं जो हर एक तरीके की ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, जैसे रेनबो चिल्ड्रन की बात करें, तो ये किड्स के लिए स्पेसिफिक है, एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। इसमें कुछ पैरामीटर्स में भी आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देखोगे। सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो होता है इनकी कैपेक्स को लेकर के। तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसका जितना एक बेड के ऊपर कैपेक्स लगता है, जितना कॉस्ट लगता है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी कि एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल रेनबो चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो इनका पर बेड के ऊपर जो कॉस्ट है, जो कैपेक्स है, वो ऑलमोस्ट 30% कम लगता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। अब कॉस्ट तो आपकी कम लग रही है, लेकिन अगर आप इस कंपनी का आरपोप का नंबर देखोगे, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एक बेड के ऊपर हॉस्पिटल को कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो वो वाला जो पैरामीटर है वो रेनबो चिल्ड्रन का ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा आपको बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कॉस्ट तो कम लग रही है एक बेड को ऐड करने के लिए मेरे हॉस्पिटल में, लेकिन उसके ऊपर जो रेवेन्यू मैं जनरेट कर पा रहा हूँ वो बिल्कुल सेम कर पा रहा हूँ जो कि मेरे पीयर्स कर पा रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन इसके साथ में अगर आप ऑक्यूपेंसी का नंबर भी देखोगे, बेड ऑक्यूपेंसी, वो भी आपको दिखेगा कि रेनबो चिल्ड्रन की जो बेड ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो काफी लो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। बट इसके बाद भी ये कंपनी का आरपोप का नंबर अच्छा है, मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं, 30s में इनके मार्जिन है, जबकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आपको दिखेंगे 22-25-27% के आसपास के उनके मार्जिन होते हैं। तो ये क्यों है? बिकॉज इनका जो ब्रेक इवन है वो सिर्फ 33% की यूटिलाइजेशन के ऊपर ही हो जाता है। मतलब कि मैंने हॉस्पिटल में 100 बेड ऐड किए, उस 100 में से अगर मेरे 33 बेड्स भी ऑक्यूपाइड हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तब भी मेरा उस हॉस्पिटल का ब्रेक इवन हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा ब्रेक इवन जल्दी हो जाता है, प्लस मुझे कॉस्ट कम लगता है, तो मेरे मार्जिन बेटर रहते हैं और मेरा आरपोप का नंबर भी हाई रहता है, बिकॉज मैं सिर्फ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स को, हाई एंड ट्रीटमेंट्स को ही डील करता हूं। तो जो आपके नॉर्मल ट्रीटमेंट के केसेस आते हैं मल्टी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स में, वो आपके पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में नहीं आते। जैसे रेनबो चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है, इनमें उस तरीके के केसेस नहीं आते। तो एक तरीके का आप इनको एडवांटेज बोल सकते हो इस मॉडल को। एक इन्होंने नीश क्रिएट किया है। साउथ बेस्ड ये मॉडल है, 25 साल पुरानी कंपनी है, साउथ से इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वो साउथ के स्टेट्स के अंदर ही हैं। दिल्ली एनसीआर में इनके 2 से 3 हॉस्पिटल हैं, पिछले कुछ टाइम में इन्होंने एक्सपैंड किया, बट जो बड़ा पार्ट है इनके रेवेन्यू का, इनके एक्सपेंशन का, वो अभी भी साउथ के अंदर ही है। हब एंड स्पोक मॉडल के अंदर ये कंपनी काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, एक स्टेट का जो सबसे मेन सिटी है, सबसे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है, वहाँ पे ये कंपनी अपना एक हब बनाती है जहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स भी ज़्यादा होते हैं बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पे होते हैं। देन उसके आसपास के एरिया में कंपनी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाती है, स्पोक बनाती है, जिसको आप स्पोक बोलते हो। तो कोई भी सीवियर केस या फिर कोई भी क्रिटिकल केस आता है तो वो जो स्पोक है वो इनके हब को रेफर करता है। तो इस तरीके के मॉडल से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, एंड आगे भी इसी तरीके का इनका एक्सपेंशन करने का प्लान है। एक और एडवांटेज क्या है इनके हॉस्पिटल को, कि जैसे आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में देखते हो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के पेशेंट्स भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से भी उनको रेवेन्यू आता है। लेकिन ये जो रेनबो चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। इनका मेनली दो ही पेयर प्रोफाइल होता है। एक तो होता है कैश, मतलब पेशेंट आया, उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और कैश में आपको पे किया, एंड दूसरा होता है आपका इंश्योरेंस। तो दोनों में एडवांटेज क्या होता है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट मिल जाती है। गवर्नमेंट स्कीम से पेमेंट में हमने कई बार देखा है आपका थोड़ा रिसीवेबल का प्रॉब्लम रहता है, आपका थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है। तो उस तरीके का इश्यूज कंपनी को फेस नहीं करना पड़ता है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है रेनबो चिल्ड्रन का। डेफिनेटली कुछ एडवांटेज है इनके फेवर में। अब देखते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसी है, इनका रिजल्ट कैसा आया Q1 के अंदर। सो जैसे आप ये देखोगे 19 हॉस्पिटल्स हैं अभी तक इस कंपनी के। टोटल बेड्स अगर आप देखोगे तो 1935 हैं। अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है कंपनी ने।
तो इनके अगर हम Q1 के मेन ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर हम देखें, तो इनका अगर आप नंबर ऑफ बेड देखोगे सबसे पहले, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 17% से अपने नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपका नंबर ऑफ बेड बढ़ा है। प्लस दूसरा क्या है, आईपी डिस्चार्जेस, मतलब कितने पेशेंट आपके इस क्वार्टर के अंदर एडमिट हुए, तो वो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी 10% की ग्रोथ आई है। नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी हुई है, उसमें भी 10% की ग्रोथ रही है। ऑक्यूपेंसी आपका 4% से ग्रो हुआ है। आरपोप का नंबर इनका 6% से डिक्लाइन हुआ है। तो बेसिकली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट का बोलना था कि हमारे मॉडल में ऐसा होता है कि 2-3 साल बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, देन बीच में हम कोई एक ऐसा ईयर देखते हैं जिसमें थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा रहता है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट ने बोला था कि वन ऑफ उसी तरीके का इवेंट रहा है, जहाँ पे मॉनसून भी बहुत कम हुआ था। इनका जो सबसे अच्छा सीजन रहता है वो Q2 और Q3 रहता है, बिकॉज Q2 में किड्स के वेकेशन वगैरह खत्म होते हैं एंड आपका स्कूल स्टार्ट होता है। प्लस Q2 में आपके मॉनसून भी होता है, तो उसमें फ्लू वायरस वगैरह ज़्यादा फैलता है, उसमें आपके जो केसेस हैं, सीवियर केसेस हैं, वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो Q2 Q3 इनका सबसे मेन सीजन रहता है इनके बिजनेस का। Q4 और Q1 में क्योंकि आपका एग्जाम टाइम होता है और वेकेशन टाइम होता है, तो किड्स आपके मेनली घर पर ही होते हैं, तो उसमें इस तरीके के केसेस और बिजनेस मोमेंटम ऑक्यूपेशन थोड़ा सा लो रहता है कंपनी का। तो आरपोप का नंबर इनका कम रहा बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर अच्छा नहीं रहा था कंपनी के लिए। देन अगर हम रेवेन्यू के नंबर भी देखते हैं इस कंपनी के, तो 15% की ग्रोथ आई है। जैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था अपने लास्ट कॉन कॉल में कि FY25 में हम अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ वाइज अच्छी इंप्रूवमेंट है। 15% की ग्रोथ आई है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आई थिंक सिर्फ 6-7% की ग्रोथ थी, तो उससे अच्छा नंबर है। इबिड्डा अगर आप देखोगे, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 7% से ग्रो हुआ है कंपनी का। मार्जिन में भी डिक्लाइन आया है, 30% का मार्जिन ऑलमोस्ट 28% पे आ गया है, एंड जिसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट पे भी दिखेगा। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 4% से गिरा है। तो रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे तो हमको समझ आता है कि कंपनी का टॉप लाइन तो ग्रो हुआ है, लेकिन इबिड्डा और पैट के नंबर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। इसका एक रीजन ये हो सकता है, जो अभी हमने इनका देखा था, नंबर ऑफ बेड इन्होंने 17% से बढ़ाए हैं, तो आपका एक्सपेंशन ज्यादा रहा है, तो उसका मे भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। इनका पीएनएल, हाँ ये इनका पीएनएल है। तो पीएनएल में अगर आप इनका मेन आइटम देखोगे तो यस, आपको दिखेगा कि एक तो फाइनेंस कॉस्ट इनका बढ़ गया 24% से। दूसरा इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एक्सपेंशन किया है पिछले एक साल के अंदर, 17% से आपके नंबर ऑफ बेड्स बढ़े हैं, और उसका आपको एडवांटेज मिला है टॉप लाइन में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से आपके मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा है और आपके नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा है। पैट आपका ऑलमोस्ट 4% से गिरा है। तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे नहीं है कंपनी के। गाइडेंस इस साल का मैनेजमेंट ने दिया है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि डबल डिजिट मिड टीन के आसपास का ग्रोथ करेंगे। बाकी देखते हैं इस क्वार्टर में। तो टॉप लाइन का ग्रोथ तो अच्छा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी खराब नंबर्स है कंपनी के। सो लेट्स सी सेकंड क्वार्टर में कैसी इंप्रूवमेंट रहती है कंपनी की। एक और इनको मतलब आप एडवांटेज बोल सकते हो, या इनकी डिपेंडेंसी बहुत कम होती है इंटरनेशनल पेशेंट्स के ऊपर। जैसे हमने देखा कि यथार्थ अपने कॉन कॉल में बोल रहा है और बाकी हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं कि हमको हमारा इंटरनेशनल पेशेंट से जो बिजनेस आता है उसको बढ़ाना है। तो वो केस रेनबो चिल्ड्रन के साथ में नहीं है, बिकॉज ये जो डील करते हैं ये किड्स के केसेस में करते हैं, सीवियर केसेस में करते हैं। तो डेफिनेटली कोई इंटरनेशनल पेशेंट सीवियर केसेस में इतना लॉन्ग विजिट तो करेगा नहीं, तो इनका इंटरनेशनल पेशेंट पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है। मेनली ये पूरा डोमेस्टिक मॉडल इनका टारगेट करता है। अब ये जो पीडियाट्रिक इंडस्ट्री है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में ये 12-14% से ग्रो करेगा। प्लस अगर हम रेनबो चिल्ड्रन की भी बात करें तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पिछले 10 साल में, 5 साल में कंपनी ने 25%, 26% से ग्रो किया अपने टॉप लाइन को। ऑपरेटिंग लिवरेज काफ़ी अच्छा मिला इनको। बट लास्ट का अगर आप 1-1.5 साल देखोगे तो कंपनी थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन क्योंकि इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स इतने अच्छे हैं, तो इस तरीके के बिजनेसेस में आप हमेशा देखोगे कि स्टॉक इनका अच्छा खासा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। जैसे रेनबो चिल्ड्रन का भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी 55-60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अब इतने हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, बट मुझे पता है कि मॉडल अच्छा है, लेकिन अगेन पॉइंट वही है कि यहाँ से मैं वो री रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो री रेटिंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इसके साथ में, बिकॉज वही 15-16% का ग्रोथ है, प्रॉफिट का नंबर बिल्कुल फ्लैट है। तो जब तक इनके अर्निंग में एक बहुत सॉलिड एक्सपेंशन नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट 25-30% की अर्निंग की ग्रोथ नहीं आती है,
तब तक इस पी मल्टीपल से मैं एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इनके स्टॉक में। लेकिन मॉडल अच्छा है तो ट्रैक इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉन कॉल में देखेंगे मैनेजमेंट आगे क्या गाइडेंस देता है FY25 के लिए। अगर हम इनका एक्सपेंशन प्लान देखें तो ये भी अच्छा है वैसे। इस साल कंपनी 160 बेड्स ऐड करने को देख रही है, अगले साल ये 130 बेड्स ऐड करेगी। देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY26 FY27 में टोटल 400 बेड्स ऐड करने का प्लान कर रहा है रेनबो चिल्ड्रन। तो इनके आज जो 1935 बेड्स हैं, ये बाय FY27 इनका 2625 बेड्स हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12% की एक्सपेंशन ग्रोथ प्लान कर रही है कंपनी। तो 10 से 12% का आपका नया बेड, नया कैपेसिटी ऐड होगा, प्लस उसके ऊपर से सेम हॉस्पिटल्स में भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी ग्रोथ रहने वाली है, 8 से 9-10% के आसपास की। सो इजीली 20 से 22% की ग्रोथ ये बिजनेस डिलीवर कर सकती है। तो वो एग्जीक्यूशन हमको ट्रैक करना है। स्कोप तो आगे बहुत है, अंडर पेनिट्रेशन तो बहुत है, एक नीश मॉडल है। मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि जो साउथ का एरिया है जहां हमने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को और इतने टाइम से डील कर रहे हैं, वहां पे एक ब्रांड भी बहुत अच्छा बन चुका है रेनबो चिल्ड्रन का। इनफैक्ट कई सारे ऐसे केसेस इन्होंने देखे हैं कि जहां पे कोई किड्स का सीवियर केस आता है और वो किसी दूसरे क्लिनिक में जाते हैं, बट वो क्लिनिक वहां से रेनबो चिल्ड्रन में उनको उन पेशेंट को रेफर करता है, बिकॉज दे नो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये एक हॉस्पिटल है जिसके पास वो स्पेशलिटी है ऐसे ऐसे क्रिटिकल केसेस में डील करने की, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वो एक जो ब्रांड बन चुका है वो भी कंपनी को हेल्प कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन अपने हॉस्पिटल में लाने का। तो बाकी इसको ट्रैक करते रहते हैं कैसे इंप्रूवमेंट्स, कैसी प्रोग्रेस रहती है कंपनी की। बट डेफिनेटली स्टॉक में अभी कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। पी मल्टीपल ऑलरेडी इनका 55-60 पे है, अर्निंग ग्रोथ कुछ है नहीं। तो आगे देखते हैं प्रोग्रेस कैसा रहता है। कौन कॉल इसका करेंगे इस कंपनी का। एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।